मैं रविंद्र सिंह शौरान जी से आज शुरू करना चाहूंगा। रवि जी, जो मैंने कहा वो दक्षिण वर्सेस उत्तर, और वजह तो साफ ही है। और चंद्रबाबू नायडू के ट्रोल होने के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। एम के स्टालिन ने कह दिया है प्रधानमंत्री जी से कि आग से ना खेले, और फिर वही कि ऐसा नहीं देखा होगा जैसी तैयारियां या कहीं मन में भाव है। और बहुत कुछ, जैसे योगेंद्र यादव का हम एक देख रहे थे, वो भी यही असमानता पे बहुत सारी बातें कर रहे थे। और उन्होंने कहीं कहा कि भाजपा अपना एक जो है बीमा कराने की कोशिश में है, जो सत्ता का बीमा है उसकी कोशिश, राजनीतिक बिल है ये, आंकड़े भी दिए हैं। शुरुआती नोट आपका क्या कहेंगे आप इस पूरे सिलसिले पे, इस पूरे मसले पे, जो चिंताएं देश में हैं कहीं पैदा हो रही हैं? रविंद्र जी। जी नमस्कार। संजीव जी, देखिए, ये जो बिल है, असल में दिक्कत क्या है, बिल तो पर तो हम आते हैं। सरकार जो बयान देती है और जो हकीकत में करने जा रही है, उसमें बड़ी दिन रात का अंतर है। हम लोग रोज देखते हैं कि प्रधानमंत्री हों या संसदीय कार्य मंत्री हों या दूसरे कोई भी मंत्री हों जो इस महकमे के साथ जिनका कोई संबंध है, और उसके बाद उनकी बातें सुनने के बाद तमाम सांसद हों, वो सब लोग एक भाषा बोलते हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो सत्य है। अब हकीकत ये है कि जो बातें उन्होंने कही कि भाई 50% हम लोग इंक्रीज करेंगे, 50% से इंक्रीज करेंगे। अब योगेंद्र यादव समेत वो जो बिल की कॉपी है उसमें ये सब तो लिखा नहीं है। अब यहीं से तो सारा विरोध पैदा होता है ना। पूरा डिस्प्यूट यही है कि आपने जो बातें बोली हैं, चाहे सदन के भीतर बोली, सदन के बाहर बोली, वो सब कहाँ है? कागज पर तो नहीं है वो चीजें। वो कागज पर नहीं होने की वजह से अब भरोसा नहीं हो रहा। ये मसला आज से नहीं चल रहा है संजीव जी, ये मसला पिछले लंबे समय से चल रहा है। और इस पूरे विवाद की या इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसकी धुरी के तौर पर साउथ इंडिया के बड़े लीडर के तौर पर उभरे स्टालिन। स्टालिन इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं। अब जो जानकारियां मिल रही हैं, बाकी तो देखिए, फिर हम लोग तो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, सही जानकारी तो सरकार देगी। और सवाल ये है कि सरकार जानकारी देगी कब? सरकार बिल लेके आई है, लेकिन सरकार सूचना नहीं दे रही है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से भी मैं ये देख रहा था कि कुछ जो इससे जुड़े मामले के लोग हैं, योगेंद्र यादव समेत कई दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अगर प्रोराटा बेस पे बढ़ती है कि सब सब जगह 50%, तो वहां होनी चाहिए 39 में 20 जुड़ जाए। लेकिन वो कह रहे हैं हकीकत में वहां पे 50 ही होंगी, बस 11 सीटें जुड़ेंगी। केरला में 20 से 30 नहीं होंगी बल्कि 23 ही होंगी। यूपी में 80 से 120 नहीं होंगी, 80 से 140 हो जाएंगी, 138। बिहार में 40 से 72 हो जाएंगी। दोनों राज्य मिला के 210 अकेले इन 200 ही हो जाएंगे, इस तरीके का भी निकल रहा है आंकड़ा। इस तरह क्या आ रहा है निकल के। तो सर सवाल ये उठ रहा है कि सरकार जो कह रही है वो, और उसमें अंतर, एक बात। दूसरा जो कानून है ना सर, हमारा कानून अभी लिंक्ड है सेंसस के साथ, कि सेंसस होगा और फॉलोड बाय डिलिमिटेशन है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, ये तो डायरेक्ट होता है, लेकिन जो सीट्स का ऊपर नीचे करने का है, रिजर्वेशन का है और घटाने बढ़ाने का है, वो संविधान के साथ जुड़ा है। अब ये जो बिल लेके आ रहे हैं उसके बाद संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, वो एक सामान्य बिल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये भी प्रावधान इस बिल में है। और डिलिमिटेशन को महिला आयोग के व्हील में, पर्दे में, महिला आरक्षण वाले पर्दे में जो लेके आ रहे हैं, ये एक और चिंता का सबब है। क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक तो आप जानते ही हैं 2023 में गाजे बाजे के साथ पास कर दिया था। इस नई पार्लियामेंट हाउस का पहला ही बिल था वो तो पास कर दिया गया था। लेकिन उस बिल का जिक्र अब ना करके उसमें संशोधन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल में लिखा हुआ है कि 2031 से लागू होगा, और 2031 से लागू होगा, उसको प्रीपोन करने के लिहाज से ये बिल लेके आया जा रहा है ताकि उसमें अमेंडमेंट किया जाए और 850 सीटें बढ़ा दी जाएं, जो कि कई जो जानकार हैं उनका कहना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है गैर कानूनी, कानून सम्मत नहीं है। क्योंकि कानून सम्मत है अगर सेंसस होता, सेंसस के साथ इसको लिंक किया जाता। अभी इसको लिंक किया जा रहा 2011 के सेंसस के साथ। अब 2011 के सेंसस के साथ अगर लिंक किया जाएगा तो उसमें फिर जो जरूरी संशोधन है वो उसके लिए नहीं किए गए हैं। तो ये पूरा छलावा लग रहा है संजीव जी। और देखिए, हैरानी की बात है, विशेष सत्र बोला जा रहा है। भाई विशेष सत्र थोड़ी है, ये तो संसद का जो बजट सेशन चल रहा था उसी का तो एक्सटेंशन है।
उसका एक्सटेंशन है, उसको विशेष सत्र बोल रहे हैं, वहां पे देखिए छलावा। दूसरा, बिल दिए नहीं गए, बिल की कॉपी इतनी लेट प्रोवाइड की गई है, इसका क्या कारण है? और आज समय ऐसा, जब हम सब जानते हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में जहां बीजेपी तो सारे कार्यकर्ताओं को, दूर दूर के इलाके के सांसदों को भी लगा देती है, वहां उन लोगों को वापस बुला रही है। तो ये सारी चीजें जो पब्लिक डोमेन में है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके कानूनी पहलू जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस वजह से लगता है कि बीजेपी की या सरकार की जो मंशा है वो शंका के घेरे में है, और सरकार इसके इसके अंधेरे में या इसके पर्दे में डाल के और इस 850 वाले बिल को पारित करना चाहती है, बगैर बगैर उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिए, ताकि अगर एक बार बिल पारित हो जाए तो सरकार अपने हिसाब से फिर जहां जहां उसको सीट्स बढ़ानी हो वो बढ़ा दे। अगर प्रधानमंत्री जो बात कह रहे थे कि सब जगह 50% बढ़ेगा, तो एक लाइन लिख देते इस बिल में, वो इस बिल में तो लाइन वो लिखी है नहीं। तो इसलिए ये शंकाएं हो रही हैं संजीव जी, और इन्हीं के समाधान के लिए आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो बैठक भी हुई थी इंडिया घटक के दलों की, और उन्होंने भी कहा है। और दूसरा, क्योंकि देखिए एक और बात, आखिरी बात, इस बिल के पारित होने की संभावना तो है नहीं, वो तो सब जान ही रहे हैं भाई, 2/3 बहुमत आपको चाहिए, वो है नहीं। तो केवल इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, उसमें हम लोग ये बता सकें कि भैया महिलाओं को हम लोग देना चाहते थे आरक्षण, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी उसका मुखालफत कर रही हैं, इसलिए हम लोग दे नहीं पाए। और बस आखिरी का पंक्ति कह दूं मैं संजीव भाई, कि जिस दिन, ये आज पहली बार ये चर्चा नहीं हो रही है, संविधान सभा में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि हम लोग महिलाओं को आरक्षण देते हैं 33% का, लेकिन जब ये चर्चा की गई, उस वक्त जो सदन के भीतर 15 महिलाएं थी, संविधान सभा की सदस्य के तौर पर 15 महिलाएं रही अलग अलग वक्त पर, उनमें एक थी बेगम एजाज रसूल। उन्होंने और राजकुमारी अमृत कौर ने खड़े होकर सदन में इस बात की मुखालफत की। उन दोनों ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते किसी भी महिला को कम आंका जाए, हम नहीं चाहते हमारे लिए आरक्षण हो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बराबरी के अधिकार, समानता के अधिकार। आप हमें केवल समानता का अधिकार दे दीजिए, हम लोग अपने आप आपसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन आज ये बिल लेके आना पड़ रहा है संजीव भाई, ये इस बात की तस्दीक करता है कि हिंदुस्तान के मर्द, हिंदुस्तान के जेंटलमैन अपने दिल को बड़ा नहीं कर पाए, महिलाओं को समान अधिकार नहीं दे पाए, और उसी के फेलियर के तौर पर आज महिला आरक्षण बिल की चर्चा हो रही है और इस बिल को लेके आया जा रहा है। जी संजय। राइट सर, मैं पहले राकेश जी के पास जाता हूं और मैं स्मरण करा दूंगा अभी भी जो मौजूदा स्थिति है। राकेश सर, मैं चाहूंगा कि जोशी जी सबको सुनने के बाद एक टिप्पणी करें। अभी 74 महिला सांसद है इस पर, और बीजेपी की कितनी है आप निकाल लीजिए, तो 33%। ये बात उठी थी, कहा गया था कि जो मौजूदा संख्या है इसी में हर तीसरी सीट आपकी है। कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया था। और अभी मैं एक टिप्पणी जरूर सुनाना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं हम आरक्षण के विरोध में नहीं है। सुनिएगा उनकी जो कहीं एक दलील है, वो सुन लीजिए। We all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting women's reservation bill 2010, then even 2023, it is unanimously accepted the constitutional amendment. And we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly
should fight in Parliament and all opposition parties unitedly, and this is the only thing I want to convey you, because we are united in this, and unitedly we have decided, and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the Constitution, the executive is taking. And mostly the power which can be executed by the institutions, the Parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. And they have done mistakes, or they have already deceived us in our Assam and also our Jammu and Kashmir, several places. So therefore, we will fight unitedly on that issue. Thank you. ये मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक टिप्पणी और सुन लीजिए, ये संजय सिंह कह रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ राकेश जी से और मनोरमा जी का बहुत स्वागत है। देखिए, जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, हम पूरी तरीके से समर्थन में हैं। और ये इतनी बेवकूफ सरकार है, मूर्ख सरकार मैं इसको कहूंगा। जब 2023 में ये बिल आया था, सबने पूर्ण समर्थन किया था, और तब हम लोगों ने कहा था कि भाई ये आज ही से दो ना आरक्षण, 543 में 33% आरक्षण दे दो। तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अब आप बगैर जनगणना के महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कम करना चाहते हैं। अगर जनगणना नहीं होगी, पता नहीं होगा कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उस हिसाब से कितनी सीटें देश में बढ़ाई जानी है। बगैर जनगणना के डिलिमिटेशन हो नहीं सकता, और डिलिमिटेशन के आधार पर ही संख्या तय होगी कि महिलाओं को 100 सीट आरक्षित होगी, कि 200 सीट आरक्षित होगी, कि 300 सीट आरक्षित होगी। अब इतना तो कक्षा 2 का बच्चा लेके आइए, मैं समझा देता हूं। 2011 में जो देश की जनसंख्या थी, क्या 2029 में जो चुनाव होने जा रहा है वही जनसंख्या रहेगी? क्या बढ़ेगी? निश्चित रूप से ना। मतदाता भी बढ़ेंगे ना। मतदाता बढ़ेंगे तो उस हिसाब से सीटें बढ़ेंगी ना। तो जब सीटें देश के अंदर बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से महिलाओं की सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप महिलाओं का हक मरना चाहते हैं क्या? और जाति जनगणना से आप भागना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के एक बड़े समूह की डिमांड रही है कि जाति जनगणना कराओ। उस मांग से आप भागना चाहते हैं, क्योंकि आप बोल चुके हैं जनगणना होगी तो जाति जनगणना जरूर होगी। राकेश सर, हम जो कह रहे थे कि 74 है अभी महिला सांसद, उसको अगर आप देखो 13.6%, और आप अगर वो कर देते तो 33% ऑलरेडी आ जाती। जीती किसी भी दल की होती, जो आपकी मंशा है वो पूर्ति होती। दो चीजें हैं, एक तो जो अभी कहा गया कि ये राजनीतिक बिल है, जो योगेंद्र यादव कह रहे थे, जो समझ में आ रहा है स्पष्ट तौर पर, रविंद्र जी ने भी सारी चीजें कही। और इसमें एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये चंद्रबाबू नायडू जैसे शख्स जो है, और दक्षिण भारत के जो हालात हैं, तो जैसा है कि पार्टी को डुबोने वाली अब क्या है, क्या इसके पीछे है, क्या आपको अभी भी आपका नहीं जाग रहा है जो एक जागना चाहिए, आत्म जो आपको चिंतन या अवलोकन, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं? राकेश। धन्यवाद संजीत जी, आदरणीय जोशी जी और सभी मित्रों को नमस्कार। मुद्दा बड़ा सीधा साधा है। आपने मंशा की बात कही, तो सरकार की मंशाई में तो खोट है, इसीलिए सारा रखता है। अन्यथा महिला आरक्षण के नाम पर चाहे जौन सी विचारधारा की राजनीतिक दल हो, सब हाथ खड़े करते, हाँ हमको देना है, देता कोई नहीं। ये बातचीत जोशी जी गवाह है इसके, आजादी के बाद से 1966 से लेकर हम 2026 में आ गए, लगातार यही झुंझुना बजाते हैं महिलाओं को आरक्षण देना, 33% देना है, उनकी ताकत का सम्मान करना है, लेकिन हो कुछ नहीं पाता। और होता है तो उसको कोई मानता नहीं। 1993 में जब स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया, तब तो इतना नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ी, दे दिया, स्थानीय निकायों में दे दिया। उसी फॉर्मूले के तहत अगर सरकार चाहती तो विधानसभाओं में, लोकसभाओं में भी दे देती, लेकिन मंशा खराब है। अब जैसा अभी अब हमारे संजय सिंह का टिप्पणी सुना रहे थे इस मामले में,
सीधी सी बात है कि अब तो वो जो चुटकुला हमारे यहाँ चलता है ना कि मुर्गी पहले के अंडा पहले। अरे भाई, पहले जनसंख्या की जनगणना पहले होगी कि हम आरक्षण पहले दे देंगे? फार्मूला क्या बनेगा? जिस देश में हर साल 2 करोड़ लोग नए जुड़ जाते होंगे आबादी में, एक अनुमान ऐसा है कि 1.8 करोड़ की आबादी हर साल भारत में बढ़ जाती है। तो अब 2011 से आपने जनगणना कराई नहीं, 2021 में होनी थी तो कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर आप उसमें उसको ठंडे बस्ते में डाल के बैठ गए। लेकिन जैसे ही आपको 2029 के चुनाव की याद आई और 2023-24 में आप पिटी चुके थे, तो आपने फिर से महिला शक्ति आरक्षण का झुनझुना बजाना शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया, नारी शक्ति की आपको वंदना करनी है तो संसद और विधान सभाओं में तो हम बाद में आएंगे, पहले आप अपने संगठनों में कर दो। 100 साल का आपका आरएसएस हो गया, 1%, 0% महिला आरक्षण नहीं है उसमें। आज तक कोई उनका संघ प्रमुख महिला बना हो तो बता दीजिए आप। आपके संगठन को 46 साल हो गए, एक महिला अध्यक्ष आप नहीं बना पाए। आप पिछले 11 साल से सत्ता में और 5 साल में हमारे अटल जी हमारे शहर के थे, उनके भी जोड़ लें, एक महिला को प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। तो आरक्षण देने की अगर मंशा होती है तो कांग्रेस से सीख लो ना भाई। कांग्रेस 125 साल की है, उसने कम से कम 4-5 महिला अध्यक्ष अपनी बनाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई, प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी को कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया महिलाओं को। लेकिन आप तो महिलाओं के दुश्मन बने बैठे हो, गाना गा रहे हैं राजीव गांधी ने जो पंचायत वो संशोधन लेकर आए थे, आज लाखों है महिलाएं हैं जो कर रही हैं, उसका प्राप्त करा हुआ उन्हें आरक्षण दिया है उन्होंने। नहीं, यही बात मैंने कहा कि 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्थानीय निकायों में दिया, फिर पंचायतों में दिया, बिना झुनझुना बजाए दिया। कोई ऐसा फार्मूला नहीं लगाया कि साहब हम पहले तो आप कहेंगे 2031 में के आधार पर करेंगे, फिर पलटी मार जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में, पीएम मोदी ने उस दिन के उद्बोधन में कहा कि 14 लाख महिलाएं जो है अब पंचायत के मार्फत जो है वो सत्ता में है, सत्ता मतलब जो है उसका वो कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था। सीधी सी बात है कि ये सीधा सीधा एक जो देश की जनता की आंखों में और खासतौर पर महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का एक नाटक है। आप नारी शक्ति की वंदना अगर करना चाहें तो एकमात्र देश की महिला मुख्यमंत्री बेचारी पश्चिम बंगाल में बैठी ममता बनर्जी, उसके पीछे हाथ धोके पड़े, कैसे कैसे आप उसके जुमले छोड़ रहे हैं। तो आप तो वंदना नहीं करना चाहते, आप तो उसकी निंदा करना चाहते हैं। बहरहाल, शुरू में जैसा कि रविंद्र बाबू ने कहा कि सरकार सब कुछ छुपा रही है, कुछ बताना नहीं चाहती कि वो आखिर चाहती कि आरक्षण कैसे देना चाहती है। और जहां तक विशेष सत्र की बात है, विशेष सत्र तो है ही नहीं, बजट सत्र का एक्सटेंशन है। और फिर आप डरे हुए इतने हैं कि व्हिप जारी कर रहे हैं अपने लोगों को। अरे भाई, इसमें व्हिप की क्या जरूरत है? सब लोग तो समर्थन में है ना इसके। तो विरोध आपके अंदर भी है, पार्टी के अंदर भी भारी विरोध है। लोग बोल नहीं रहे कि आप जिस नियत से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के आए थे, इसको विधेयक को लेके आए थे, उसको आप गलत तरीके से लागू कराना चाहते हैं। और इसका एक मात्र मकसद ये है कि इस समय जो गणित है सीटों का, वो इनके पक्ष में नहीं है। तो ये दक्षिण में नहीं जीत पाते, ये पूर्व में नहीं जीत पाते, तो ये चाहते हैं कि कैसे भी 583 से बढ़ गए हम 850 हो जाए, तो उत्तर प्रदेश में हमारी ताकत बढ़ जाए, बिहार में बढ़ जाए, जहां बड़ी आबादी है वहां बढ़ जाए, तो हम सत्ता में हर जगह पहुंच जाएंगे। जब नियत में खोट है, और मैं तो कहता हूँ वो 543 लोग हैं, इसमें से आपके 240 और बाकी आपके दोस्तों के, इनने देश का क्या भला कर दिया पिछले 11 साल में, जो 850 को लाके आपको देश का कल्याण करा दोगे? देश के लोकतंत्र की रक्षा, महिलाओं के सम्मान की रक्षा मौजूदा 543 के सदन में भी हो सकती है अगर नियत आपकी साफ हो। लेकिन नियत में खोट है, कोरी कोरी राजनीति है, और जनता इसको मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाएं खुद इसके विरोध में आके खड़ी होंगी, कुछ महिलाओं को छोड़ के जो इस समय भक्ति भाव में सरकार के साथ खड़ी होगी। जी रविंद्र जी, मैं जो जोशी से पूछ रहा था उसी सवाल को समाप्त करना चाहूंगा। एक तो वो संघ मुख्यालय की जो चुप्पी है, खामोशी है, और ये जो जोड़ तोड़ उधेड़ बुन गुनतारे हमने देखा है कई बार, हालांकि इसमें 2/3 चाहिए, लेकिन जो करते रहे हैं ये लोग, जिस तरीके से प्ले अप करते रहे, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि वो तो सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कुछ जो दो राज्य जो खामोश है, 6 की जो हम बात कर रहे थे, तो अभी कुछ देखते हैं कि जो आएगा तो इसमें कुछ इफ एंड बट दिखता है संसद में, जो इनकी क्या प्लानिंग है? सिर्फ राजनीति की
लाभ तक ही सीमित रहेगा कि इसमें कुछ आगे बढ़ने की संभावना है? देखते हैं। दोनों पर समझ चाहूंगा, दोनों आप करिएगा टिप्पणी, सभी से लूंगा। एक तो मैं ये सबसे पहले तो मैं आपकी डिबेट में भी आरक्षण की मांग करता हूँ भाई साहब। ठीक मनोरमा जी मनोरमा जी हमारी अकेली हैं, उनको भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए भाई साहब। ठीक 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 है ना? और नहीं ठीक है। तो अपनी बात को असल में है, ये हो क्या रहा है कि हम लोग मर्द लोग जो है वो महिलाओं के राइट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने मनोरमा जी को, उन्होंने कहा था लेट आ रही हूँ, नहीं आ पा रही, लेकिन आइए जरूर, ये मैं पूछ के उनसे, वो है अभी तस्दीक करेंगे। मनोरमा जी ने रविंद्र जी देखिए, समस्या यही है ना कि अधिकार की तरह से नहीं है, ये सब कृपा की तरह से है। हाँ, ये अधिकार है आपका, अधिकार कृपा की तरह से है हर जगह। ये जो मैं इस बात से बिल्कुल, देखिए सर, हमने पहले राउंड में यही तो बात बोली, ना महिलाओं ने तो विरोध किया आरक्षण का, भैया नहीं चाहिए हमको, हम तो अपने आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि पुरुषवादी मानसिकता ऐसी है कि वो बराबरी का अवसर देने की हिम्मत नहीं कर पाती है, तो वो नहीं कर पाती है, इसलिए आरक्षण लेना पड़ रहा है महिलाओं को। नहीं तो महिलाएं हमसे कहीं पुरुषों से ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा उनके अंदर काबिलियत है, ज्यादा स्किल है, लेकिन ये हो रहा है, इसलिए कम से कम चलिए जितना भी आरक्षण से लाभ मिले वो तो मिलना चाहिए, ताकि उनका जो टैलेंट है वो आगे आ पाए। और हमारे डिबेट में तो कहने का यही मतलब था कि भाई ज्यादा महिलाएं होंगी तो कम से कम अपनी बात अच्छे से और रख पाएंगी। और ये अच्छा कि आपने मनोरमा जी को बुलाया, क्योंकि वो साउथ इंडिया की बात भी कर पा रही हैं, हम तो सारे नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए। तो खैर ये है, देखिए आपने ये बात सही कही है कि आरएसएस वाले चुप हैं। सर, आरएसएस वाले तो महत्वपूर्ण मुद्दों पे चुप ही रहते हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हों इस देश की, या तो आप राष्ट्रवाद की बात मत करिए, आप बंद कर दीजिए यार ये सब, क्योंकि जब आप जो देख रहे हैं जिस तरह के ये जो वहां से निकल रही हैं बातें, इसको ठंडा करने की आवश्यकता है, इसको भड़काने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे लगता है वो भी जो कह रहे हैं ना, वो मनुवादी और तमाम प्रवृत्ति, जो अभी राकेश जी ने कहा था कि कहाँ है उनके पास कोई है कि एक आध गिना सकेगी ये महिला को हमने यहाँ ये पद दिया, है ही नहीं व्यवस्था। करिएगा आप टिप्पणी में। आरएसएस में शुरुआती दौर में तो महिलाओं के लिए स्थान ही नहीं था ना सर। ये तो बाद में आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय कौन सी समिति बनी, स्वयं सेविका की, क्या उसको कहते हैं, वो बाद में बनी है। ये तो शुरुआत में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और महिलाओं को तो छोड़िए सर, वहां पे तो अभी देखिए, हम अभी तक तो दलितों के लिए भी कोई स्थान बन नहीं पाया है कि वहां उच्च पद पर वो लोग आसीन हो पाए। तो और अभी हमने पिछले कुछ दिनों में यही देखा है, जो भी मसले हैं, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आरएसएस बिल्कुल खामोश है। और इससे जाहिर होता है सर कि अब आरएसएस जिसने बीजेपी को बनाया था, अब उल्टा हो गया। अब वो बीजेपी की गिरफ्त में कहीं ना कहीं आ गया है, और अपना जो विचार है, शायद उस विचार के साथ अब उनका जो भी विचार है, उस विचार के साथ भी अब अपने आप को जोड़ के रख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके आलिशान दफ्तर बन रहे हैं, जिस तरह से उनके जो स्वयंसेवक हैं वो लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जाती हैं, उसके बाद मुझे लगता है अब वो लोग भी किसी तरह की विचारधारा को लेकर किसी से भी लड़ाई करें, उस स्थिति में अब वो है नहीं। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये जो बीजेपी कर रही है उसको सही स्वीकार करो, उसके डिफेंड करो, वही रास्ता बचता है। अब उसमें किसी का नफा है, नुकसान है, वो तो अलग बात है, लेकिन खुद का नुकसान ना हो, ना आरएसएस का नुकसान हो, ना बीजेपी का। इसलिए वो इस मुद्दे पर पूरे खामोश है। और इस मुद्दे पर तमाम लोग जो साउथ इंडिया के, अब देखिए ना, साउथ इंडिया में भी तो बीजेपी है, वो लोग कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन कई जगह तो हम लोग देखते हैं कि बीजेपी के लोग, अगर जैसे हरियाणा पंजाब का मुद्दा है, तो इसमें दोनों यूनिट्स की अलग अलग राय होती है। हरियाणा की अलग राय है, पंजाब की अलग राय है। अगर RSOIL नहर की बात करें, ऐसे जहां विवाद होता है तो अलग अलग राय होती है, लेकिन यहाँ तो कोई राय नहीं आ रही है। साउथ इंडिया से स्टेलिन अकेले बोले जा रहे हैं। अब साउथ इंडिया में अगर कोई नुकसान होगा तो वो बीजेपी को भी तो होगा। बीजेपी की यूनिट कहाँ है? केरला में बीजेपी की यूनिट कहाँ है? तो वो लोग तो बिल्कुल विचार के तौर पर तो खामोश हो गए हैं, अब बस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, या बीजेपी इसको लागू कराने के लिए अगर इच्छा शक्ति रखती तो जाहिर है वो बातचीत करते, किसी से बात तो की नहीं है। कल उन्होंने बिल पेश किया है। अब देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण सेशन बोल रहे हैं कि हमने एक्सटेंशन किया है, तो इसका बिल आखिरी दिन आप क्यों दे रहे हो? इसकी बिल की कॉपी तो पहले सर्कुलेट कर ही सकते थे ना सर। इसके बिल की कॉपी सर्कुलेट की जाती, पब्लिक डोमेन में रखा जाता। आखिरी क्षणों में प्रस्तुत की, फिर भी तो आप धर लिए गए ना कि धर लिए गए ना आप। अब तो ये उनका बस चले तो वो सुबह ही की टाइम दें आपको 8 बजे की, कोई उसको ज्यादा 3-5 ना कर पाए। संजीव भाई, इस बिल में ऐसा क्या है जिससे देश में कोई दिक्कत हो सकती है? ये सामान्य बिल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। हमको याद है, आपको भी ध्यान होगा, अगस्त 2019 में जब
370 को अमेंड करने वाला बिल लेके आए थे, तो उसकी जानकारी किसी को नहीं दी, एकदम सीधा पेश कर दिया था। अब ये क्या उतना सेंसिटिव बिल तो है नहीं, इसको तो पहले देते, इस पर चर्चा होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। लेकिन बीजेपी की मंशा यही रही होगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज लगी हैं चुनाव में, उनको डिस्टर्ब किया जाए और पूरा ध्यान इधर केंद्रित किया जाए, और जो ईरान वीरान का चल रहा है जिसमें भारत ने जबरदस्त योगदान दिया है, उस योगदान से लोगों का ध्यान हटाया जाए। कि जो जनसंख्या बढ़ाने वाले सूबे हैं उन्हें तो आप जो है कहीं पुरस्कृत करने जा रहे हैं, और जो जहां जिन्होंने सारा नियंत्रण किया और जो एक आदर्श पेश किया और जो चाहिए था देश को वो दिया, उनको आप कहीं पनिश करने जा रहे हैं। और दूसरा इसमें ये भी निकला हुआ है, देखिए जो आप ताना बाना बुनते हैं ये लोग, उसमें है कि वो जो परिसीमन आयोग बन रहा है वो उसका फैसला अंतिम होगा, आप उसमें कोई कोर्ट कचहरी अपील दलील नहीं चलने वाली है। सब मिला के एक अंतिम टिप्पणी आपके ऊपर खत्म करता हूँ रामचंद्र जोशी जी। संजीव जी देखिए, बात वही है जो मनोरमा जी ने कही कि ये मामला न तो मूल्यों का है न अधिकारों का है, ये मामला कृपा बरसाने का है। अधिकार तो आपका मताधिकार छीना जा रहा है, कितने लोगों के नाम कट गए पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, तो वो तो छोड़ दीजिए। अब सवाल है कि इस मुद्दे को लेकर के क्या सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में लोग अपने अपने मुकाम पर खड़े रहेंगे? तो सबसे पहले टीडीपी और जेडीयू की बात कर लें, यही बड़ी बैसाखियां हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं सईद अहमद साहब, उन्होंने एक शेर लिखा था, इन पे लागू होता है कि जिस दिन से इनने समर्थन दिया ना बीजेपी को, तो उसी दिन से ये शेर है कि उस दिन से पानियों की तरह बह रहे हैं हम, उस दिन से पानियों की तरह बह रहे हैं हम, जिस दिन से पत्थरों का इरादा समझ लिया। इन्हें मालूम है, इन टीडीपी को मालूम है, जेडीयू को मालूम है कि ये तो घुस में आग लगा के जमा लो दूर खड़े होने वाली है, इन्हें कोई आरक्षण वारक्षण नहीं देना है। इन्हें जो अभी चुनाव सिर पे चल रहे हैं राज्यों के, इनमें एक नया मुद्दा लेके जाना है कि देखो यार, हम तो कितने मेहनत की, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं और ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। ये 2029 भी इनके लिए बहुत दूर है, ये अभी ताजा ताजा जीतना चाहते हैं, इसलिए सारे नाटक हो रहे हैं। और इसमें आप देखें, मैंने शुरू में ही कहा था कि आरक्षण का मुद्दा ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला सरकार ने बना के रखा है और जो लोगों को अंधेरे में रखा है, उसका विरोध तो सब जगह होगा। और जहां तक सवाल है दक्षिण को प्रगतिशील होने का, परिवार नियोजन में बहुत काम करने का, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, तो ये लोग तो साहब आपको पता है, ये चाहे संघ का प्रमुख हो, चाहे इनका मंत्रिमंडल का सदस्य, कहते हैं 4-4 बच्चे पैदा करो, 6-6 बच्चे पैदा करो। तो ये तो द्रुतिगामी गति से चलने वाले पुरातन पंथी लोग हैं, इनसे ये उम्मीद आप करो ही मत कि ये महिलाओं के बड़े शुभचिंतक हैं। ये जहां महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, नारी बंधन की याद इनको अभी 2023 में आई। सरकार इनकी पार्टी को बने 1980 में बनी थी, इतने साल तक ये कहां थे, इन्हें नारी वंदना की एकदम चिंता नहीं हुई। बेचारी वो हमारी बहन सुषमा स्वराज मर गई, प्रधानमंत्री बनना चाहती तो उसको नहीं बनाए। तो ये नारियों की वंदना नहीं करते, नारियों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते, ये चाहते हैं कि उनकी कृपा पे नारियां देश की जिंदा रहें। और फिलहाल जो ये विधेयक कल आने वाला है संसद में दोबारा से, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की और एक बवंडर खड़ा करने की कोशिश है, होगा कुछ नहीं। और आरक्षण जिस फॉर्मूले की बात कांग्रेस कह रही है, मेरे ख्याल से यही एक आदर्श फॉर्मूला हो सकता है कि मनसा अगर साफ है तो जो मौजूदा स्थिति इसी में देके दिखा दो ना भाई, तो जब परिसीमन हो जाएगा तब फिर देख लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं। जी बिल्कुल।